नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है 20। यह 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन में विभाजित किया गया है। कथन: भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, कारण इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना वर्ष है 1960 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 में इसका उद्घाटन किया गया था। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण: शुद्ध बुवाई क्षेत्र 46%, वन क्षेत्र 24% और अन्य क्षेत्र 32%। कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मिश्रित कृषि: कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। सिक्किम में मात्र 10% से भी कम भाग में कृषि होती है। देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारतीय कृषि की विशेषता हैं: प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विशेषता नहीं है, बड़े खेतों की प्रधानता। यहाँ पर सीमांत भूजोतों की बड़े खेतों की तुलना में अधिकता है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है: आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जनसंख्या का दबाव, जोत का छोटा आकार, प्रचंड बेरोजगारी, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि। कथन ए: पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कारण इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाह स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। भारतीय खेती के वैज्ञानिक खेती का रूप धारण करने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरित क्रांति का लाभ आज तक जो भी दर्शाया जाता रहा है, उसमें हरित क्रांति के कारण होने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं किया जाता रहा है। भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। फर्स्ट नंबर पे है राजस्थान पे, सेकंड है पंजाब। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है ढेंचा। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु का तटीय भाग, गुजरात का सूरत क्षेत्र, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा क्षेत्र। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला अग्रणी है पंजाब। एगमार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव: नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है जलवायु परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच: बड़े किसानों को लाभ, सीमांत किसानों को नहीं। सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। इसमें एक समान विचारों वाले किसानों का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है।
हरित क्रांति, नेक्स्ट चैप्टर है हरित क्रांति। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। प्रथम चरण इसका 1966 में प्रारंभ हुआ और 1981 तक चला। इंक्लूड किया किस किस राज्यों को, तो हरियाणा, इसका सब सर्वाधिक लाभ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ। द्वितीय चरण 1981 से 1995 तक चला और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास से संबंधित हैं। मृदा स्वास्थ्य उन्नयन के लिए रासायनिक प्लस जैविक प्लस कंपोस्ट खाद का उपयोग। रेन वाटर हार्वेस्ट से भूमि सुधार कृषि आर्थिक क्षेत्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक जोन तथा संविदा कृषि पर बल देना आवश्यक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1914 में मैक्सिको उनका कर्म स्थान था। श्री बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटीज। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। ग्रीन हाउस संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है। फर्स्ट नंबर पे गेहूं, सेकंड नंबर पे चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। मैक्सिको का गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्षण। हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीक का विस्तार करना। पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ संशोधनोत्पाद का समाकलन करना। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात नहीं की गई है। द्वितीय हरित क्रांति में प्रथम हरित क्रांति के दौरान प्रयुक्त हुई फसलों को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। हरित क्रांति के घटक उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज और उर्वरक। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। इसमें सारी ही क्रांतियाँ शामिल हो जाती हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति, जैसे इंद्रधनुष में कई कलर होते हैं उसी तरह हर सारी क्रांतियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। खाद्यान्न फसलें, रबी की फसलें। नेक्स्ट चैप्टर है खाद्यान्न फसलें, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रबी की फसलें। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और कटाई मार्च और अप्रैल से होती है। प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, गाजर, मूली, बरसीम, अलसी। खरीफ की फसलों की बुआई जून और जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। यह फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर जिसे तूर भी कहते हैं, कपास, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, मूंग, उड़द और तंबाकू। जायद फसल मार्च और जुलाई ग्रीष्मकालीन फसल है। यह मार्च और जुलाई में लगाई जाती है जिसे ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी। विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जायद फसल में आती हैं। नकदी फसल जिसे कैश क्रॉप भी कहते हैं, इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, केला, रबर आदि आते हैं। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की कृषि के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। गेहूं उत्पादन 3 प्रमुख राज्य, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे में पंजाब और उसके बाद तीसरे पे मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में, फिर मध्य प्रदेश में।
किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं में, गन्ना में और आलू में। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सोनार 64 प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। गेहूं में बौनेपन का जीन है नॉरिन 10। मक्का में बौनेपन का जीन है ओपेक 2। चावल में बौनेपन का जीन है डीजी बूजेन। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। गेहूं की किस्में कल्याण सोना, राज 3077, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2000, भवानी, चंद्रिका, देशरल, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, UPAS 120। गेहूं को लगने वाले कौन कौन से रोग हैं? रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, करनाल बंट फंगल बीमारी है। चावल की किस्में जया, पद्मा, अमन, पूसा, सुगंधा 5, कृष्णा, हंसा, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कावेरी, विजय, बाला, रत्ना, अन्नपूर्णा, बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्का, सम्राट, लालमती। गेहूं एवं राई के मध्य संकर क्रॉस का प्रतिफल है ट्रिटिकेल। करेक्ट स्टेटमेंट। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। सेकंड नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे MP। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ताज निकलने की अवस्था बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आती है। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। इन अदर वर्ड्स 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्ग वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में चावल ही खाया जाता है, उसके बाद गेहूं का स्थान आता है। भारत में धान की फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा चावल होता है यूपी में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। अभी इसको करंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि अब चावल की सबसे ज़्यादा अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ आता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा भारत का कहा जाता है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा आ जाती हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में विस्तृत है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट बंगाल। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर पंजाब में, यूपी में, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार और छठवें नंबर पे तमिलनाडु। कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10, अन्य PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH, सह्याद्री 4 आदि हैं। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कथन: पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, कारण यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। सही है परंतु आर गलत है। भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, न कि पंजाब। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोला चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। कथन है: भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, कारण भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। कथन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदियां घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है, इसलिए ए सही है। पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए आर गलत है।
देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है उसमें है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। 100 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वर्षा चावल की खेती हेतु आवश्यक है। मूंग एवं उड़द फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मूंग एवं उड़द फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। नकदी फसलों में सबसे पहले कपास। कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक है, जिसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आ जाते हैं। सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहते हैं कपास की खेती के कारण उज्जैन और शाजापुर एमपी को। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है गुजरात, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चौथे पे कर्नाटक, पाँचवें पे हरियाणा, छठवें पे एमपी। महाराष्ट्र में कपास एक फसल है जिसे श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है भारत कपास के पौधे का आदि निवास। कपास भारत का देशज पौधा है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त हुआ। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। तो कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद एवं अनुकूल है। दूसरी नकदी फसल हम पढ़ेंगे गन्ना। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य फर्स्ट नंबर पे है यूपी, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है कर्नाटक, फोर्थ पे है तमिलनाडु, फिफ्थ पे है बिहार और छठवें पे है गुजरात। भारत की किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक परसेंटेज है? तो गन्ना 94% भूमि पे शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में बोया जाता है। सेकंड नंबर पे गेहूँ 92% और चावल 58%। करेक्ट स्टेटमेंट है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उप उत्पाद है, बाय प्रोडक्ट है। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उप उत्पाद माने बाय प्रोडक्ट है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं वरन चुकंदर से भी होता है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। गन्ना उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है जिसके लिए उच्च तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस 8 माह तक लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्था की स्थापना 1 अप्रैल 1969 इसे ICAR का भाग बनाया गया। जो गन्ना प्रजनन संस्था वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के प्रतापपुर में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का प्याला कहते हैं। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र आंध्र प्रदेश में है। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है? तो पहला कारण है दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। गन्ने में शर्करा की मात्रा का अधिक होना। पेराई का अधिक लंबा मौसम का होना बड़ा योगदान किया है। इसमें सस्ता श्रम शामिल नहीं है। चीनी उद्योग से संबंधित सही कथन। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, न कि भारत। ब्राज़ील सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद
सबसे बड़ा उपभोक्ता नहीं है क्योंकि वह अधिकांश चीनी निर्यात कर देता है। भारत के लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं, ब्राज़ील के लोग नहीं। गन्ने की बीज उत्पादित किया जाता है गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर द्वारा। गन्ने की बीज उत्पादित किया जाता है गन्ना प्रजनन संस्था कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय 18 महीने लगता है। नेक्स्ट, नकदी फसल तिलहन। तिलहन के बारे में पढ़ेंगे। तिलहनी फसल ऑयल सीड्स क्रॉप तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी, बिनोला। पीत क्रांति, पीली क्रांति या येलो रिवॉल्यूशन तिलहन उत्पादन से संबंधित है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली। लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा, सबसे कम जल की आवश्यकता मूंगफली की फसल को होती है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य पश्चिम बंगाल। मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात फर्स्ट नंबर पे, सेकंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। सरसों की किस्में पीताम्बरी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिन है। पूसा बोल्ड और पूसा जय किसान और वरुणा। मूंगफली की किस्में हैं कौशल, चंद्रा, चित्रा 64। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल के लिए। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों का। मुख्य तिलहन उत्पादन का करेक्ट ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन, फिर मूंगफली, फिर रेपसीड, मस्टर्ड, राई, सरसों, उसके बाद है कैस्टोर सीड। अब पढ़ेंगे दलहनी फसलें। भारत दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है। दालों का भारत में सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। इनका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद आयात करना पड़ता है। मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कथन ए, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। कारण, दालों की मांग की वरीयता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारत में दालों की कमी है परंतु यहाँ प्रोटीन के अन्य स्रोतों की कमी नहीं है। यहाँ दालों की कमी का कारण उसकी अधिक मांग का होना है, जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली फसलें हैं चना, मटर, मूंग, राजमा। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है 1:2:2 अथवा 1:2:3। मटर की पत्ती विहीन जाति है अर्पणा। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। अरहर की प्रजाति है मालवीय चमत्कार, अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास और पारस। अब पढ़ेंगे रेशम के बारे में। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में होती है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश में, थर्ड है असम। कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, सेकंड नंबर पे असम। करेक्ट स्टेटमेंट, भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। टोटल टसर रेशम में झारखंड, ट्रॉपिकल टसर में झारखंड, जबकि ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है। भारत में असम इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे पढ़ेंगे बागवानी फसलें। कॉफ़ी और कहवा। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। कॉफ़ी के पौधों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की
उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आराम से लग जाएंगी, जैसे कर्नाटक वगैरह में उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। लेकिन चाय की खेती आपने देखा होगा कि असम वगैरह ऊपर भी होती है। खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित होती है। भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्य फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटक। अकेले कर्नाटक के द्वारा 71% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है भारत में, जिसमें कि कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हासन जिला शामिल हैं। इसके बाद कर्नाटक के बाद आता है केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, 5वें में उड़ीसा, फिर 6वें में मेघालय, 7वें में त्रिपुरा और उसके बाद नागालैंड। करेक्ट स्टेटमेंट, कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम यहीं कॉफ़ी उगाया गया था। कर्नाटक का मांड्या जिला शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी की 2 किस्में अरेबिका एंड रोबस्ता पैदा की जाती है। भारत में विश्व के कुल कॉफ़ी उत्पादन का मात्र 2% उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता, ढलवा पर्वतीय धरातल एवं दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। अब दूसरी नकदी फसल है चाय एवं रबर। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। अनाज, पेट्रोल, पेट्रोकेमिकल का भारत आयात करता है, जबकि चाय का निर्यात करता है। कथन, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। कारण, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। भारत चाय की घरेलू खपत अथवा उपभोग में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए घरेलू खपत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य फर्स्ट असम, सेकंड पश्चिम बंगाल। भारत के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य असम और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है चाय उत्पादन के लिए। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है, किस खेती के लिए आइडियल होती है? चाय के लिए। वर्ल्ड में चाय उत्पादन देश फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया, थर्ड पे है केन्या और चौथे नंबर पे है श्रीलंका। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? फर्स्ट स्थान पे है धान, सेकंड पे है गन्ना। भारत का रबर उत्पादक राज्य फर्स्ट नंबर पे है केरल। केरल में भी एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है त्रिपुरा। भारत में तंबाकू का उत्पादक राज्य फर्स्ट नंबर पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है कर्नाटक, तीसरे पे है गुजरात और अन्य है यूपी। अन्य बागानी फसलें। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि कर्नाटक एवं तमिलनाडु में की जाती है। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल है नारियल, चाय, रबर, कहवा, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू, कॉफ़ी। करेक्ट स्टेटमेंट है चाय असम की मुख्य फसल है। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य थे। यह आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है, ना कि जूट। जूट जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे केरल है, उसके बाद कर्नाटक, चौथे पे आंध्र प्रदेश, पाँचवें पे पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक जब पूछेगा तो सबसे ज़्यादा नारियल होता है फिलीपींस में, फिर इंडोनेशिया में, फिर इंडिया में और उसके बाद ब्राज़ील में। कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो उड़ीसा नहीं रखता है, जबकि इलायची के लिए फेमस राज्य है केरल। सबसे ज़्यादा इलायची केरल में, फिर कर्नाटक में और उसके बाद तमिलनाडु में। इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु।
मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। केरल राज्य विश्व भर में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। लौंग प्राप्त होती है पुष्पकली से। यह मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। लौंग की खेती होती है सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में, चौथे नंबर पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप पे। काली मिर्च। काली मिर्च के उपजाए जाने की अधिक संभावना होती है उष्ण और आर्द्र जलवायु में, जहाँ पे वर्षा 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और 1100 से 1300 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल हो, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर हो। भारत में काला सोना के रूप में जानी जाती है काली मिर्च। भारत में काला सोना के रूप में जानी जाती है काली मिर्च। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं मध्य प्रदेश में, फिर सेकंड नंबर पे राजस्थान, फिर गुजरात और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जब पूछेगा तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश। प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे उड़ीसा, चौथे पे कर्नाटक, पाँचवें पे केरला और छठवें पे तमिलनाडु। झूमिंग कृषि, नेक्स्ट चैप्टर है झूमिंग कृषि। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। झूम एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति है जो जनजातियों द्वारा जंगल को साफ करके उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर वही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। झूम खेती की पद्धति है। यह नॉर्थ ईस्ट राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। यह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वृहत्तम है। चलवासी कृषि असम एवं बिहार की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। चलवासी कृषि असम और बिहार की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट चैप्टर है पशुपालन। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी। मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी, सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश, चौथे में है आंध्र प्रदेश, चौथे में भी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है तो हो सकता है चौथे पे गुजरात आता हो। वर्ल्ड, इसको करंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में भी फर्स्ट नंबर पे कौन है। वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जब पूछेगा तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर यूएसए है, चाइना है, फिर पाकिस्तान है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। इसे 1989 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है साहीवाल। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। यूपी की गंगा तीरी काफ़ी कम दुग्ध देती है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है जमनापारी बकरी। मांस और दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है जमनापारी बकरी। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में देश की सबसे अच्छी देशीय नस्ल की गाय हैं। ये थारपारकर गाय हैं, राजस्थान में ही पाई जाती हैं। थारपारकर, राठी, काकरेज, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी एवं मेवाती ये गाय की नस्लें हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। भारत में सर्वाधिक भैंस यूपी में तथा सर्वाधिक भेड़ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती हैं। एमपी में 14%, यूपी में 13% और वेस्ट बंगाल में 10%। कृषि विविध, इसको बुक से पढ़ लेना होगा। अब देखते हैं आगे ऊर्जा विविध। गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत स्रोत या जिन्हें नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं, चाहे हम कहें नवीकरणीय संसाधन, गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत स्रोत, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, अवशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, यह सब नवीकरणीय संसाधन
और गैर व्यावसायिक या गैर परंपरागत स्रोत हैं। गैर नवीनीकरणीय और परंपरागत संसाधन यानी जिनका रिन्यूअल नहीं हो सकता, उसमें आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। व्यावसायिक स्रोत हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के कारण कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। रामपुरा, जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह उत्तर प्रदेश में है रामपुरा। भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो गुजरात। आगे है नेक्स्ट चैप्टर खनिज संसाधन। शैल तंत्र। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है धारवाड़ तंत्र। इन शिलाओं में धात्विक तत्व सोना, लोहा, मैग्नीज, अम्भ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। विंध्य शैलों में जिनके वृहद भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। जो चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग का आधार है। विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी, इसमें शामिल है छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार एवं ओडिशा पठार। प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। जो हमारा नीचे का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अम्भ्रक, तांबा, बॉक्साइट आदि प्राप्त होते हैं। खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता कर्नाटक में है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य है ये। लौह अयस्क। नेक्स्ट चैप्टर है लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो जैसे हमने पढ़ा कि शैल तंत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक धारवाड़ है, उसी तरह भारत में लौह अयस्क की किस्म की शैलों में पाया जाता है तो वो भी धारवाड़ शैल में ही पाया जाता है। लौह अयस्क भी और ज़्यादातर हमारे यहाँ के खनिज भी धारवाड़ शैल में ही पाए जाते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। भारत में लौह अयस्क संपन्न राज्य कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा। मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा। कर्नाटक का कुद्रेमुख प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांश मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला खान किस खनिज से संबंधित है? ये जो बेला डीला है ये छत्तीसगढ़ में है और यह किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है बेला डीला की खान। करेक्ट स्टेटमेंट है लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह अयस्क का संपन्न भंडार क्रमशः कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट मिनरल है जस्ता। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रामपुर आगूचा क्षेत्र में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। राजस्थान के अन्य क्षेत्र जहाँ पे जस्ता मिलते हैं जावर जो कि उदयपुर में है, राजपुर देवारी जो उदयपुर में, डूंगरपुर, अलवर, बांसवाड़ा, सिरोही। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और कर्नाटक। इसके अतिरिक्त और कहाँ कहाँ होते हैं चांदी? झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, एमपी में, उत्तराखंड में, मेघालय में, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में चांदी भंडार नहीं है। तो चांदी सबसे ज़्यादा बस राजस्थान और कर्नाटक में ही है, बाकी यहाँ पे कहीं नहीं मिलते। न उत्तराखंड में, न झारखंड में, न आंध्र प्रदेश में, एमपी में, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कहीं नहीं पाए जाते। बस राजस्थान और कर्नाटक में ही चांदी पाया जाता है। तांबा
प्रकृति में तांबा अयस्क अधिकतर आग्नेय और कायांतरित सेलों की परतों से प्राप्त होता है। यह बिजली का अच्छा सुचालक है। तांबा बिजली का अच्छा सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है इसमें बिजली आराम से चल सकती है, इसलिए तार के अंदर हमेशा तांबे का यूज़ होता है। कॉपर के तार हमने सुने हैं, कॉपर का यूज़ तारों में कॉपर यूज़ होता है। तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कॉपर कॉन्सेंट्रेशन के उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। जब पूछे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश फर्स्ट आ जाएगा, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। लेकिन जब तांबा के भंडार की दृष्टि से तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तांबे के 3 महत्वपूर्ण जिले हैं झुंझुनू जो कि राजस्थान में है, बालाघाट एमपी में, पूर्वी सिंहभूम झारखंड में। मलाजखंड और बालाघाट एमपी का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, सेकंड गुजरात, थर्ड झारखंड, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा है छत्तीसगढ़। टीन, भारत में टीन संसाधन से युक्त एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। भारत में केवल छत्तीसगढ़ में ही टीन मिलते हैं। मुख्यतः यह दंतेवाड़ा जिला में, छत्तीसगढ़ ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे टीन मिलता है। अम्भरक भारत में अम्भरक को इंग्लिश में मीका कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मीका होता है, अम्भरक होता है, जो कि आंध्र प्रदेश में भी मुख्यतः नेल्लोर जिला। सेकंड नंबर पे राजस्थान, थर्ड पे उड़ीसा, चौथे पे महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश अम्भरक का उत्पादन नहीं होता। पाँचवें पे बिहार और झारखंड। किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अम्भरक मीका मेखला पाई जाती है तो हजारीबाग, गया, मुंगेर। इसी मेघालय में कोडरमा जिला भी आता है जिसे कैपिटल ऑफ मीका कहा जाता है। तो जो कोडरमा जिला होता है जहाँ पे सबकी बहुत भयंकर किडनैपिंग होती है, वहाँ पे कैपिटल ऑफ मीका कहा जाता है कोडरमा को। कोडरमा। अम्भरक रूपांतरित चट्टानों में नसों के रूप में पाया जाता है। विश्व में अग्रणी उत्पादक है अम्भरक का। कोडरमा के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पे ट्रेनें जाती हैं तो लोगों को लूट लिया जाता है। विश्व की अग्रणी उत्पादक है अम्भरक का चाइना। सेकंड नंबर पे रशिया। हीरे में सबसे फर्स्ट नंबर पे रशिया, फिर बोत्सवाना, थर्ड नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। लौह अयस्क में भारत का स्थान चौथे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, सेकंड पे है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पे है ब्राज़ील, चौथे नंबर पे है इंडिया। संगमरमर, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना जो कि राजस्थान में है। राजस्थान के नागौर जिले में मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कोलकाता में बना है वो इसी के संगमरमर से बना है, राजस्थान के मकराना से। संगमरमर है कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के परिवर्तन से बनता है, जिसे पुनर्विकृत चूना पत्थर कहते हैं। कोयला, किस सेल तंत्रों में भारत के कोयला निश्चय डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है तो गोंडवाना। सबसे ज़्यादा जो कोयला के निक्षेप या डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो गोंडवाना तंत्र में पाए जाते हैं। कर्णपुरा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है झारखंड का। कर्णपुरा जो है वह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है झारखंड का। भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, रॉन्ग स्टेटमेंट है, निम्न भस्म संगलन तापमान। भारत में कोयला 2 क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। एक तो गोंडवाना क्षेत्र जहाँ कोयला उच्च श्रेणी का राख की मात्रा अल्प होती है तथा तापोत्पाद शक्ति अधिक होती है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तृतीय कल्प क्षेत्र, यहाँ कोयला घटिया किस्म का और गंधक सल्फेट की प्रचुरता होने के कारण उद्योगों में भी प्रयुक्त नहीं होता है। भारत के सेल समूहों में से गोंडवाना सेलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने का उपयुक्त तर्क है इनमें भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार पाया जाता है। भारत 30 वर्षों तक आत्मनिर्भर रहेगा कोककारी कोयला में, गैस भंडार में 30 ईयर और कोयला भंडार में 80 साल। भारत में कोयला उत्पादन के शीर्ष 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
भारत में कोयले के कुल संचित भंडार के शीर्ष 5 राज्य हैं: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयले की खोज से। इसके अंतर्गत झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दामोदर घाटी शामिल है। कोयला उत्पादन में झारखंड 20% योगदान देता है अकेले। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 80%। छोटा नागपुर पठार जो कि विस्तृत है, कहाँ तक फैला है, जैसे मैंने कहा कि कोयला उत्पादन में झारखंड का 20% योगदान है, तो झारखंड भी छोटा नागपुर पठार के ऊपर ही आता है। तो भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर पठार का योगदान है लगभग 80%। और छोटा नागपुर पठार फैला है झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में। नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तालचीर या तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। झारिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। झारखंड का झारिया कोयला क्षेत्र धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। अन्य कोयला क्षेत्र रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में 91%। कथन ए, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब बेकार कोटि का कोयला है। भारत में कारण है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। तमिलनाडु में सर्वाधिक भंडार लिग्नाइट कोयले का पाया जाता है। झारखंड में तो अच्छे कोयले पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में सर्वाधिक भंडार लिग्नाइट कोयले का है। पीट कोयला 40% से कम कार्बन, लिग्नाइट कोयला 40 से 55% कार्बन, बिटुमिनस 55 से 80% कार्बन देता है। सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है जिसमें 80 से 95% तक कार्बन। जिस कोयले में जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा वह कोयला उतना ही अच्छा होगा। जैसे एंथ्रेसाइट में 80 से 95% तक कार्बन, बिटुमिनस में 55 से 80% कार्बन, लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन और पीट कोयले में सबसे कम 40% से भी कम कार्बन। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। कथन ए, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। कारण आर, बंगाल और झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रेलवे द्वारा पश्चिमोत्तर राज्यों जो इस खनिज के प्राप्त स्थल से काफ़ी दूर हैं की आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ का बिश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। भारतीय कोयला उद्योग की निम्न समस्याएं हैं: कार्य संचालन कीमतें, निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोगी क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात की बढ़ती निर्भरता, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कोयला संचलन में बाधा। कोयले के बृहत सुरक्षित भंडार होते हैं हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं। भारत के जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो सब कोयले के दम पे ही चलते हैं। उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की, जो स्टील कंपनियां होती हैं, इस्पात कंपनियां होती हैं, उनको भी बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे, वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नेक्स्ट चैप्टर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। अन्य उत्पादक तेल केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा एवं सुरमा घाटी है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है राजस्थान, जहाँ पे 23% पेट्रोलियम उत्पाद होता है। दूसरे नंबर पे है गुजरात 12.5%, थर्ड नंबर पे है असम 12.1% और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए, जो कि गुजरात के भड़ोच जिले में है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकुम में, जो कि असम में है, 1867 में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 तथा 1980 के दौरान।
1973 में जब ओपेक ने तेल की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर दी थी। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसे OIL कहते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ONGC। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसे शॉर्ट में HBJ गैस पाइपलाइन का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। जो हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बम्बई हाई से मुंबई। इसकी खोज वर्ष 1965 में हुई थी। 1964 से 67 के मध्य की गई थी। सबसे पहला तेल कुआं वर्ष 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। बम्बई हाई मुंबई के तट से 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कृष्णा गोदावरी बेसिन KG-D6 बेसिन है। बेसिन भारत के बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज थी। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? लकड़ी एक ठोस जैव ईंधन है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर, पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल आता है। भारत अम्भरक उत्पादन में अग्रणी देश है। झारखंड में स्थित कोडरमा अम्भरक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा को मिका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिका सिटी ऑफ इंडिया। प्राकृतिक गैस अधिकांशतः अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंडवाना संसरों में कोयला निक्षेप सर्वाधिक पाए जाते हैं। धारवाड़ धात्विक अधात्विक खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, न कि खनिज तेल के लिए। यहाँ खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधन पाए जाते हैं धारवाड़ में। हिंद महासागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश में इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता है। क्वार्टजाइट कायांतरित मेटामॉर्फोस होता है। बलुआ पत्थर से मौलिक चट्टान, बलुआ पत्थर से रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर एवं शैल के परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान से है। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान से है। गार्नेट का निर्माण आग्नेय चट्टानों के कायांतरण से होता है। जिप्सम धातु खनिज नहीं है, ये भी शामिल हैं। फॉस्फोराइट, काओलिन, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम है। तांबा सबसे ज़्यादा खेतड़ी राजस्थान में, सोना सबसे ज़्यादा कोलार कर्नाटक में, लोहा कुंद्रेमुख कर्नाटक में और कोयले झरिया झारखंड में। किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार उड़ीसा का है। नमक उत्पादक राज्यों का क्रम है। सबसे ज़्यादा नमक होता है गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वह है खनिजों के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट, बस्तर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़, राजमांद, सरगुजा, जशपुर और करबधा, ये छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहाँ पे बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। डोलोमाइट बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर और रायपुर में मिलते हैं। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा, बेलाडीला, बस्तर, ये सब छत्तीसगढ़ के राज्य हैं। टीन बस्तर और दंतेवाड़ा में मिलता है। सोनभद्र जनपद में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तो सोनभद्र जनपद में डोलोमाइट, एंडलोसाइट, पायराइट, लाइमस्टोन, पोटास, चाइना क्ले और फायर क्ले पाए जाते हैं। मिर्जापुर में कैल्साइट, एंडलोसाइट, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। सोनभद्र में यूरेनियम नहीं मिलता। यूपी के केवल ललितपुर में ही यूरेनियम मिलता है, और राज्यों का नहीं पता, लेकिन यूपी में ललितपुर में ही केवल यूरेनियम मिलता है। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं मोनोजाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन, सेल्मेनाइट, रूटाइल,
टंगस्टन नहीं मिलता, बल्कि क्या क्या मिलता है? मोनोज़ाइट, एल्मेनाइट, ज़िरकॉन, सेल्मेनाइट, रूटाइल। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार हैं। केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है मोनोज़ाइट, थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम का मिश्रण। खनिज का विविध पाठ पढ़ेंगे। कौन शक्ति, पावर या खाद्य मैन्योर दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे और सीवेज से उत्पादित होते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवा का आरंभ 1 अगस्त 1986 में किया। भारत उर्वरक उत्पादक उपभोक्ता के रूप में 3rd स्थान पर है। इस्पात उत्पादन में 3rd रैंक पर है। नाइट्रोजनी उर्वरक का 2nd उत्पादक और उपभोक्ता है। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। भारत में 5 टिड्डी सर्कल कार्यालय हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में टिड्डी निगरानी और नियंत्रण। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख स्थान है। थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय 1962 में लिया गया था। मुरादाबाद सिटी ऑफ ब्रास पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी बनारस में। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ। कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ अ साउथ की संज्ञा दी जाती है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ट्राम्बे स्थित बार्क में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रादुर्भाव हुआ 1850 में। टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई। दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध संस्था, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। द्वितीय स्टेशन जो अंटार्कटिका पर शोध संस्था है वो मैत्री है। 1988 और 89 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा शोध केंद्र भारती है। इसका परिचालन 2012 से प्रारंभ हुआ। नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापना 1978 में नई दिल्ली में हुई। क्षेत्रीय संग्रहालय दक्षिणी क्षेत्र मैसूर, मध्य क्षेत्र भोपाल, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र गंगटोक है। पर्यटन स्थल दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है। बिलीगिरी रंगा पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है। अतुल्य भारत भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु इस लोकप्रिय अवधारणा का उपयोग किया है। सबरीमाला स्थित है केरल में। पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर मक्का मदीना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ यह है। शैव वैष्णवों के बीच की अद्भुत कड़ी है। सबरीमला मंदिर मलयालम में इसका अर्थ है पहाड़ी। ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन कुलधारा धनुषकोडी लखपत नगर है, जबकि चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर है। घोस्ट नगर माने जिनके बस अवशेष हैं, कुलधारा के, धनुषकोडी के, लखपत नगर के। ध्वस्त नगर वे परिपक्व नगर हैं जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। श्रीसेलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। नल्ला मल्ला पर्वत एक धार्मिक नगर है। ओंकारेश्वर मंदिर एमपी में है। मंधाता पहाड़ियाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुष्कर राजस्थान में है। जो अजमेर पुष्कर का जो मेला है लगता है कि वो राजस्थान में है, अजमेर जिले में अरावली पहाड़ियों पे। परिवहन सड़क परिवहन भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 80% है। 80% यात्री, 65% माल परिवहन। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो नेशनल हाईवे की संख्या 250 से अधिक है। 1,42,126 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवेज़ हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है।
राष्ट्रीय राजमार्ग 4 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। इसे मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 6 हजीरा गुजरात से कोलकाता तक है। नेशनल हाईवे 15 पठानकोट पंजाब से सिमखियाली गुजरात तक है। किस राज्य में नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो सर्वाधिक लंबाई यूपी में पाई जाती है। इसे करंट अफेयर्स के हिसाब से अपग्रेड कर लीजिएगा। यूपी, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, फिर राजस्थान में, एमपी में। उस तरह स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर गुजरात में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? राजमार्गों की। यह 4 महानगरों को सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। यह BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के आधार पर 4 लेन सड़क से जोड़ना है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। नेशनल हाईवे 3 MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी से गुजरता है। आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, धुले, नासिक, ठाणे, मुंबई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसीलिए बनी है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। जनसंख्या वाले सभी ग्रामों को प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है नेशनल हाईवे से। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी से। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब रेल परिवहन के लिए अलग से देखा जाएगा।